अभिजीत दीपके, जो इंसान अमेरिका में जॉब की तलाश में था, वह भारत आता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है और उस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाता है। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेने में दीपके और उसकी टीम का इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा योगदान है। आज अभिजीत दीपके इंडिया के यूथ का वन ऑफ द पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद क्या दीपके अन्ना हजारे की तरह पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे या फिर वे अरविंद केजरीवाल की तरह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इंडियन पॉलिटिक्स में अपना लक आजमाएंगे। और अगर दीपके पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो यह भी सवाल उठता है कि क्या दीपके राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए इन स्टूडेंट्स का उपयोग कर रहे थे। क्या है इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अभिजीत दीपके के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इतिहास में जाते हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स का रिश्ता कोई नया नहीं है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल लॉज के वायोलेशन में दोषी ठहराया था। इसी दौरान देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। इसके बाद डेमोक्रेसी को बचाने और इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ। लाखों स्टूडेंट्स, यूथ और ओपोजिशन पार्टीज इस आंदोलन से जुड़े। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के बीच 1977 में कई ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। और 1977 के जनरल इलेक्शन में जनता ने पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। इस पीरियड के दौरान बिहार के दो नए चेहरे जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन दोनों ने स्टूडेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसे जयप्रकाश नारायण ने लॉन्च किया था। ये दोनों स्टूडेंट्स इस जेपी मूवमेंट से ऐसे उभरे कि बिहार में ये अपनी सरकार भी बनाते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए छात्रों का नाम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि मैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तमाम ऐसे नामों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। आखिर इन सभी का अभिजीत दीपके से क्या नाता? थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा। देश में 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम और कई अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अन्ना हजारे ने यूपीए सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक आंदोलन शुरू किया। तब एक IITian और इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एक्स ऑफिसर इस मूवमेंट को ज्वाइन करता है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल होता है। अरविंद केजरीवाल इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, अन्ना हजारे के साथ जेल भी जाते हैं, मगर अन्ना हजारे से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण अरविंद केजरीवाल अपनी नई पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखते हैं। इस पार्टी के लॉन्च के बाद वे दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और आगे चलकर वे दिल्ली के 3 बार चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हमें पॉलिटिक्स में नए चेहरों से मिलवाता है, और यही केस है अभिजीत दीपके के साथ। CJI सूर्यकांत के कॉकरोच रिमार्क के बाद अभिजीत दीपके इंस्टाग्राम पर एक सैटारिकल पेज लॉन्च करते हैं, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखते हैं। यह पेज इतना पॉपुलर होता है कि इसने बीजेपी के इंस्टा हैंडल को भी सरपास कर दिया। लोगों में सरकार के पॉलिसीज और नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से भारत आते हैं और जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनते हैं। सोनम वांगचुक के 26 दिनों का हंगर स्ट्राइक और 37 दिनों तक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद सरकार स्टूडेंट्स की बात मानती है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर कई और मुद्दों पर सरकार लोगों की मांगे पूरी करती है। अभिजीत, जो कि यूथ की आवाज और एक पॉपुलर चेहरा बन गए हैं, क्या वे राजनीति में आएंगे? इसका जवाब तो दीपके ही बता पाएंगे। लेकिन अगर भविष्य में अभिजीत दीपके राजनीति में आते हैं तो कई लोगों को उनका सफर अरविंद केजरीवाल की शुरुआती यात्रा से मिलता जुलता लग सकता है। केजरीवाल जो 2011 में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं और बाद में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करते हैं, तो दीपके का भी सेम पाथ दिखाई पड़ता है। तो क्या दीपके के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से वे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम लीडर्स जो इस देश ने देखे हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, भारत में कई बड़े नेता स्टूडेंट मूवमेंट्स, पब्लिक मूवमेंट्स और सोशल मूवमेंट से निकलकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं। लेकिन यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अगर हम दुनिया की बात करें
तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मंडेला ने दशकों तक एपार्थाइड यानी रंग भेद के खिलाफ पब्लिक मूवमेंट का नेतृत्व किया। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने लगभग 27 साल जेल में बिताए। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वही नेल्सन मंडेला देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनते हैं। यानी इतिहास हमें बार बार यही बताता है कि कई बार स्टूडेंट्स मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट्स और सोशल मूवमेंट्स सिर्फ सरकार को चुनौती ही नहीं देते, बल्कि भविष्य के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को भी जन्म देते हैं। लोकतंत्र में यह कोई नई बात नहीं है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनमें से एक नेता निकलता है और भविष्य में वह नेता लीडर भी बनता है। इसलिए अगर दीप के भविष्य में पॉलिटिक्स में आना चाहें, इतना फेम और सपोर्ट मिलने के बाद, तो वह क्यों ना आए। यह इंडियन डेमोक्रेसी में कोई नई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं होगी। अगर वह सही मुद्दे उठाते रहें और जनता तक ऐसे ही अपनी बात को पहुंचाते रहें, तो हो सकता है भविष्य में अपने पॉलिटिकल करियर में वे सक्सेसफुल भी हो। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए इसे एक प्रोबेबिलिटी के रूप में ही देखी जानी चाहिए, न कि एक फैक्ट की तरह। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।